जब भी देश में चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? पार्टियों से अलग एक चेहरा भी आम इंसान ढूंढता है। उस एक चेहरा जिस पर वो विश्वास कर सके, जो प्रधानमंत्री के तौर पर एक किसी दल, किसी गठबंधन का नेतृत्व करता हुआ नजर आ जाए। अब पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल निकली है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार हमेशा इनकार करते हैं कि नहीं, मैं तो विकल्प नहीं, क्योंकि हमेशा यह सवाल तो उठता रहा कि नरेंद्र मोदी अगर इतने सालों से प्रधानमंत्री हैं तो उनके सामने कौन है जो विपक्ष का चेहरा खड़ा हो सकता है। पर नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। पर उसके साथ ही मंद मंद मुस्कुराते हुए वो ये जरूर कहते हैं कि हाँ, उन्हें फोन जरूर आ रहे हैं इस बाबत। एक तरफ नीतीश कुमार जो शायद मन ही मन ये सोच रहे हैं, शायद इसी तरह की बातों की कोशिश उनकी पार्टी की तरफ से भी की जा रही हो, लेकिन इसके साथ ही अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी, उनकी पार्टी धीरे से इस सबसे किनारा भी कर लेती है। रक्षाबंधन के दिन वृक्ष की रक्षा का धर्म और नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा बनने का कर्म निभाने की समझिए कसम नीतीश कुमार ने ली है। धीरे धीरे ऐसे ही अलग अलग डालों वाले विपक्ष के वृक्ष को नीतीश नरेंद्र मोदी के सामने सींचकर 24 तक चेहरा बनकर बड़ा करना चाहते हैं। बस नीतीश चाहते हैं कि हमसे न कहलवाओ कि हम प्रधानमंत्री पद का चेहरा है। आपको पीएम के चेहरा के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ कर कहते, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते। छोड़ो ना भाई साहब, हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे। बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे। अरे सबकी इच्छा है, पहले ही बता दिया सर। एक सवाल इस तरफ, सब हमसे मत पूछिए। केंद्र में अभी गठबंधन और बाकी दलों का गणित देखिए तो यूपी और एनडीए के साथी दल 16-16 हो गए हैं। लोकसभा में 10 पार्टी ऐसी जो न यूपीए में न एनडीए में। तो क्या नीतीश नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में 16 से ज्यादा दलों को साथ कर चेहरा बन जाएंगे? नीतीश कुमार पीएम पद की दावेदारी वाली दावत फूंक फूंक कर चखना चाहते हैं। बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे। अरे सबकी इच्छा है, पहले ही बता दिया सर। एक सवाल इस तरफ, सब हमसे मत पूछिए। बार बार हाथ जोड़ते नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम बनने के तीसरे दिन मुस्कुराते हुए ये जरूर बता देते हैं कि पीएम का दावेदार कौन है। इसके लिए उनके पास आ रहे फोन है। आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव है, काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। फोन मतलब कौन कर रहा होगा? क्या सोनिया गांधी ने फोन किया होगा? क्या ममता बनर्जी नीतीश कुमार को फोन कर रही होगी? क्या अरविंद केजरीवाल ने फोन किया होगा? क्या शरद पवार ने फोन करके नीतीश कुमार से कुछ कहा होगा? क्या केसीआर ने फोन करके कहा होगा कि नीतीश जी आप बन रहे हैं क्या दावेदार? किसका फोन आया होगा? क्या नीतीश कुमार को लगता है कि चेहरे में उनके वो जादू है जहां विपक्ष इनकी ओर खींचा चलाएगा? अरे भाई 24 को आने न दीजिए, तब न 24 में बनेंगे उम्मीदवार। अरे हम कहला बनेंगे, हम उम्मीदवार नहीं, लेकिन हम सब लोगों को जो भी हमसे बात कर रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं सब एकजुट होकर के चलिए, एकजुट होकर के चलेंगे। उसका बहुत अच्छा एकजुट करेंगे ना सबको, आप ये तो नेतृत्व करेंगे ना पूरे देश में। विपक्ष हमारा नहीं बात है, हमारा है सब लोगों से बातचीत करना और सब कुछ करना। हम नेतृत्व का हम कहना सपना देखें, सबका मिलकर काम कराने का बात करते रहते हैं, वो करते रहेंगे, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए बाकी कोई हमारे बारे में मत सोचिए कि हम कुछ चाहते हैं। हम चाहते यही है कि पूरा देश एकदम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में मिली सरकार बीजेपी के हाथों खिंच जाने के बाद कांग्रेस, महाराष्ट्र में अपनी सरकार छिन जाने के बाद कांग्रेस और एनसीपी समेत देश के तमाम बीजेपी विरोधी दल इस बात से तो बल्लियों उछल रहे हैं कि बीजेपी को बिहार में तेजस्वी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सत्ता छिन जाने वाला स्वाद चखा दिया। हम तो खुश है कि नीतीश कुमार बीजेपी को हटा दिया और धर्मनिरपेक्ष शक्ति के साथ सरकार बनाया। बीजेपी को जरूर धक्का पहुंचा।
लेकिन बिहार में बीजेपी स्टाइल में बीजेपी को सत्ता से हटाने वाले नीतीश से जो बीजेपी विरोधी खुश है, वही 2024 में नीतीश कुमार की पीएम पद की दावेदारी वाले करियर को लेकर अपना स्टैंड बदल देते हैं। भरोसा न हो तो आज तक का सवाल और टीएमसी सांसद सौगत रॉय का जवाब सुनिए। आने वाले 2 साल में ये विरोधी गुट बनाने का काम चलेगा। हमारे ममता बनर्जी तो इसमें आगे है, क्योंकि उनका पीछे एक तो राज्य का सॉलिड समर्थन है और उनका सारा भारत में भी एक तो इमेज है। हम लोग चाहेंगे यूनाइटेड ऑपोजिशन हो, सब लोग मिल के तय करेंगे कौन पीएम फेस होगा। उसमें अगर ममता बनर्जी रहती है तो उससे तो तृणमूल चाहेगा ये। हाँ, ये तो चाहेगा। हमारे कर्मी लोग चाहते हैं कि ममता दी को प्रोजेक्ट किया जाए। दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज को नहीं, उनको बनाने पड़ेगा, बातचीत करने पड़ेगा। सिर्फ टीएमसी सांसद ही नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर अपनी नेता ममता बनर्जी को आगे प्रोजेक्ट करने की बात नहीं कहते। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हासन, इन्होंने तो कह दिया कि अगर सीट समाजवादी पार्टी की ज्यादा आती है तो अखिलेश यादव क्यों नहीं पीएम कैंडिडेट हो सकते। सपना पालने में क्या लगा हुआ है? कल आप अमेरिकी राष्ट्रपति का भी सपना देख सकते हैं, तो दावेदारी करने में तो कुछ लगता नहीं ना है। एक भागलपुर के बाजोरिया करके थे, अब तो मर गए, तो एक समय में हर राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन करते थे, तो कम से कम उनके नाम की चर्चा तो होती थी। इतिहास में लिखा तो जाएगा ना कि द्रौपदी मुर्मू की खिलाफत की मार्गरेट अल्वा ने, तो अगर ये कल दावेदार बनते तो नरेंद्र मोदी का इन्होंने मुकाबला किया और बुरी तरह से पराजित हो गए। तो दावेदारी करने में क्या लगता है? बहुत लोग दावेदारी करेंगे। अरविंद केजरीवाल से लेकर केसीआर से लेकर 1 दर्जन सत्ता के दावेदार हैं, तो आपस में तय तो कर ले कि कौन मुकाबला करेगा। उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना था और 13 में तोड़े, 14 में चुनाव लड़ा, 2 सीट पर अटक गए। हमारे पास प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का जगह नहीं है, इसीलिए वो निकल के गए हैं और देश में प्रधानमंत्री के लिए जगह नहीं है। नीतीश कुमार को जो फोन अभी आ रहे हैं, क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव के नजदीक आने पर भी आएंगे? इसका सबसे बड़ा फैसला करने वाली एक पार्टी कांग्रेस है, जो हाल में 5 विधानसभा चुनाव भले हारी हो, लेकिन 2024 से पहले देश के 11 राज्यों में चुनाव होना है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे अहम राज्य हैं, जहां अगर विधानसभा चुनावों के नतीजों में कांग्रेस का हाथ मजबूत हुआ तो नीतीश कुमार को आज आ रहे फोन बाद में क्या पता न आए। इसीलिए नीतीश कुमार अभी अपने चेहरे के सवाल पर हाथ जोड़ना पसंद करते हैं। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक। 2 करोड़ नौकरी, 10 लाख रोजगार, 19 लाख नौकरी, हर बेटे को काम, हर बेटी को नौकरी का सम्मान। जैसे ही चुनाव आते हैं, चाहे देश के हों या प्रदेश के हों, नेता इस तरीके से नौकरी का वादा करने लगते हैं जैसे चुनाव जीतते ही फौरन आ जाओ और भर्ती की जो चिट्ठी है उसे ले जाओ। लेकिन होता क्या है? होती केवल राजनीति। यही आजकल चल रहा है बिहार में भी, जहां एक तरफ 10 लाख नौकरियों का वादा था तो दूसरी तरफ 19 लाख रोजगार का। चाचा नीतीश कुमार के पैर छूकर डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने से करीब 2 साल पहले की बात है। दो 2020 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। बिहार में अकेले अपने दम पर बीजेपी और जेडीयू के तत्कालीन गठबंधन को ताल ठोक कर तेजस्वी यादव चुनौती देते थे। हेलीकॉप्टर से हर जगह प्रचार करने पहुंचते थे। हर चुनावी रैली में तेजस्वी यादव के एक दांव से बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों के लिए जवाब देना मुश्किल होता था। दांव था तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का। हमने संकल्प लिया कि अगर बिहार की जनता हमको मौका देगी, अगर मेरा पहला काम मुख्यमंत्री रहते चलेगा तो देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों। 2 साल पहले इसी प्रचार के दौरान बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में तब
19 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया था। न केवल 19 लाख रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि हमारी 1 करोड़ महिलाओं को भी आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। रोजगार का मुद्दा राजनीति का जरिया बना दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। ये कहने के पीछे 2 वजहें हैं। पहली, 2 साल से सत्ता में नीतीश कुमार के साथ जो बीजेपी रही, उसने 19 लाख रोजगार का भले हिसाब न दिया हो, लेकिन अब सत्ता से बाहर किए जाने के बाद बीजेपी तेजस्वी यादव को तुरंत 10 लाख नौकरी का वादा याद दिला रही है। अगर केवल मुंह से ही देना था तब तक दे रहे थे। 10 लाख नौकरी दूंगा, ऐसी नौकरी दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। जो ही ओथ लिए, क्या जिम्मेदारी नहीं है? कह दे कि नीतीश कुमार अक्षम है, इन अक्षम मुख्यमंत्री के साथ हम नहीं दे सकते। उन्होंने तो वादा किया था कि पहले जो लोकसभा के जो उनके मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी, उसमें वह 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आज शपथ लिए हैं, कल मंत्रिमंडल की जब बैठक में बैठेंगे तो कल पहले 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। रोजगार का मुद्दा राजनीति का जरिया बना दिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। इसकी दूसरी वजह ये कि जो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहने के दौरान तब विरोधी रहे तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे को खारिज करते थे, पूछते थे कितना पैसा कहां से लाओगे नौकरी देने के लिए, वो नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाकर कहते हैं 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा ट्राई करेंगे। ठीक ही है, तो हम लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं, पूरा करेंगे ट्राई और मिलेंगे। जो पहले से जो कुछ भी है यहाँ आप जानते हैं, 7 निश्चय जो किया हम लोगों ने किया, जो तय किया हम लोगों ने 15-16 में, और उसके अलावे सारा काम किया। उसके बाद भी उसी को आगे उसका सेकंड फेज भी हमने 7 निश्चय 2 का, ये सब तो करना ही है। और उसमें भी हम कहें कि अधिक से अधिक रोजगार मिले, तो ठीक बोल रहा है। अगर नीतीश कुमार को लगता है कि 10 लाख नौकरी देने की बात करने वाले तेजस्वी यादव ठीक बोल रहे हैं, तो फिर पहले क्यों कहते थे कि 10 लाख नौकरी देने का पैसा क्या लालू यादव परिवार के भ्रष्टाचार से आएगा? न कोई जानकारी है कि कहाँ होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? अगर अब 10 लाख नौकरी नीतीश कुमार दे सकते हैं, तो फिर 2 साल तक पिछले क्यों नहीं नौकरी देने के बड़े भर्ती अभियान शुरू हुए? क्यों 2 साल तक बिहार के युवा नौकरी मांगने पर लाठी खाते रहे? अगर तेजस्वी के वादे को अब नीतीश कुमार पूरा करने की बात करते हैं, तो 2 साल क्यों इंतजार किया, जब बिहार में चपरासी भर्ती की लाइन में भी उच्च शिक्षा पाए बेरोजगार डिग्री लेकर खड़े रह गए? मैं ग्रेजुएशन पास आउट हूँ। ग्रेजुएशन पास आउट है। और जो जिस जॉब के लिए आपने आवेदन दिया है उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? वो 12th बेसिस पे है। 12th बेसिस। ग्रेजुएशन है आप? पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट है आप? किस सब्जेक्ट से? हिंदी से। नौकरी देने के तेजस्वी के वादे पर पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर सियासत होने लगी। गवाही ये कि पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 10 लाख नौकरी को लेकर तेजस्वी का एक बयान दिखाते हुए तंज कसा। जवाब में तेजस्वी ने वीडियो डाला, लिखा, श्रीमान जी इतना बेशर्म मत बनिए, 1 फुट लंबी चोटी रखने से कोई ज्ञानी नहीं बनता जैसे आप रखते हैं। आप लोगों की इन चिरकुट हरकतों, एडिटेड वीडियोस और सड़क छाप बयानों की बदौलत भाजपा की ये दुर्दशा है। फिर बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने लिखा कि तेजस्वी ने डिप्टी सीएम बनते ही हिंदू प्रतीक चिन्ह, टीका और शिखा पर अभद्र टिप्पणी की है। रोजगार नौकरी के वादे की बात हिंदू राजनीति तक पहुंच गई। रोजगार कभी भी सिर्फ वोट पाने का मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर सबने मिलकर सियासत की। तेजस्वी यादव अब फिर से भरोसा देते हैं कि 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा किया जाएगा। रुक जाइए थोड़े दिन, देखते रहिए, थोड़ा आपको भी पता चल जाएगा सबकी कैसे काम किया जाता है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि ये जो भाजपा के लोग हैं, ये कभी अपने बारे में तो बोले कि 19 लाख दे रहे थे, 19 नौकरी भी नहीं दिया इन्होंने। ये 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 80 करोड़। ये भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने चले थे, बुलेट ट्रेन चलाने चले थे 2022 तक। कहाँ गया? ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले थे, विशेष पैकेज देने वाले थे।
केवल जुमला और झूठ, ये काम और ये वादे हम लोग नहीं पूरा करेंगे तो क्या ये भाजपा के लोग पूरा करेंगे? आप थोड़ा मजा लीजिए इंतजार का, सब कुछ जो है काम हो जाएगा। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। एक वीडियो एडिट करके चलाया गया जिसका जवाब हमने ट्वीट के माध्यम से दे दिया। गिरिराज सिंह जी से थोड़ा पूछिए कि थोड़ा हिम्मत जगाइए और अपने प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। चुनाव देश का हो या फिर इलेक्शन राज्यों में हो, अगर लाखों नौकरियों के वादे होते हैं तो वो नौकरी दी क्यों नहीं जाती? क्या सरकारें पैसा बचाने के लिए ऐसा करती हैं? आइए हम इसकी वजह आपको विस्तार से समझाते हैं। 2018-19 के अंतिम मौजूद आंकड़ों के अनुसार केंद्र अभी अपने कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर बजट का 24% हिस्सा खर्च करता है। राज्यों की तस्वीरें देखें तो यूपी में सरकारी कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर बजट का 23% हिस्सा खर्च हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों को सैलरी पेंशन देने पर 24% हिस्सा बजट का खर्च होता है। बिहार में बजट का 22% हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन पेंशन में जा रहा है। राजस्थान में हालत और खराब है, जहां बजट का 34% हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन में खर्च हो रहा है।